नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एजू सचिन में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उतने ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, हम बात करेंगे छठे मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब की। एक ऐसा शासक जिसका लगभग 50 साल का लंबा शासनकाल था और उसने हिंदुस्तान के नक्शे, समाज और सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि औरंगजेब असल में था कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकारों के बीच आज भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग उसे एक बहुत ही सच्चा, धर्म को मानने वाला इस्लामी शासक बताते हैं, जो अपने उसूलों पर एकदम पक्का था और जिसने बहुत ही सादा जीवन जिया। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग उसे एक बेहद क्रूर, कट्टर और असहिष्णु अत्याचारी मानते हैं। कहते हैं कि उसकी नीतियों ने ही एक इतने बड़े और अमीर साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या वो हीरो था या विलेन या फिर शायद इन दोनों के बीच की कोई हकीकत? चलिए आज इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं और इस मुश्किल पहेली को एक-एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन नीतियों से, उन पॉलिसीज से जिन्होंने औरंगजेब के शासन को एक अलग ही पहचान दी। ये वो फैसले थे जिनका असर सिर्फ उस जमाने के समाज पर ही नहीं पड़ा, बल्कि आने वाली सदियों तक उनकी छाप हमें देखने को मिलती है। देखते हैं कि उसने अपने परदादा अकबर, दादा जहांगीर और पिता शाहजहां की विरासत से हटकर क्या-क्या नए नियम लागू किए। अच्छा, ये स्लाइड औरंगजेब के शासन के दोहरेपन को, मतलब उसके दो अलग-अलग पहलुओं को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ उसने कई चीजों पर सख्ती से बैन लगा दिया, जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, उसका तर्क ये था कि ये सिक्के गैर मुस्लिमों के पास भी जाते हैं, कभी-कभी गंदे हो जाते हैं, पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिससे उन पवित्र शब्दों का अपमान होता है। फिर 1663 में उसने सती प्रथा पर रोक लगाने का फरमान जारी किया, जिसे हम एक सोशल रिफॉर्म, एक सामाजिक सुधार की तरह देख सकते हैं। उसने झरोका दर्शन की प्रथा भी बंद करा दी, जिसे अकबर ने शुरू किया था। इसमें बादशाह अपनी बालकनी से आकर जनता को दर्शन देता था। औरंगजेब का मानना था कि ये तो इंसान की पूजा करने जैसा है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह फारसी नया साल यानी नवरोज, उस पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसे ये एक गैर इस्लामिक त्योहार लगता था। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, उसने कुछ पुरानी चीजों को फिर से शुरू किया और कुछ नए नियम बनाए। इसमें सबसे ज्यादा विवादों में रहा 1669 में जजिया टैक्स का दोबारा लगाया जाना। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे। उसने मुहतसिब नाम के अफसरों को नौकरी पर रखा। इनका काम था शहरों में घूमना और ये देखना कि लोग, खासकर मुसलमान, शरीयत के हिसाब से जी रहे हैं या नहीं। मतलब कोई शराब तो नहीं पी रहा, जुआ तो नहीं खेल रहा। और हाँ, उसने इस्लामी कानूनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार करवाया, जिसे फतवा ए आलमगीरी कहते हैं। ये इसलिए ताकि इतने बड़े साम्राज्य में हर जगह न्याय और शासन के लिए एक जैसे इस्लामी कानून हो। ये उस दौर के सबसे बड़े कानूनी दस्तावेजों में से एक था। तो ये जजिया कर, जिसका हमने पिछली स्लाइड में जिक्र किया, आखिर था क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा? देखिए, ये एक तरह का टैक्स था जो एक इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था, से लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें सैनिक सेवा से छूट मिलती थी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती थी। आपको याद होगा, महान मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में इसे हटा गया था। ये उनका एक बहुत ही बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम था, जिससे साम्राज्य की हिंदू जनता का दिल जीता जा सके। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासन के 22nd साल में 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया और यह फैसला उसके शासन के सबसे विवादित फैसलों में से एक बन गया। अब इसके पीछे वजह कई बताई जाती हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उसकी कट्टर धार्मिक सोच का नतीजा था। तो कुछ का ये भी मानना है कि दक्कन में जो लंबी लड़ाइयां चल रही थीं, उनसे शाही खजाना खाली हो रहा था, तो उसे भरने के लिए ये टैक्स लगाया गया। वजह चाहे जो भी हो, इस एक फैसले ने साम्राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को, खासकर राजपूतों को, मुगल शासन से बहुत नाराज कर दिया। अच्छा, अब नीतियों से हटकर जरा मैदाने जंग की तरफ चलते हैं। औरंगजेब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही एम्बिशियस और काबिल मिलिट्री कमांडर भी था। उसका जो लगभग 50 साल का शासन था ना, वो सिर्फ सुधारों और बैन का दौर नहीं था, बल्कि लगातार लड़ाइयों और साम्राज्य के जबरदस्त विस्तार का भी गवाह है। उसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को इतना फैला दिया जितना पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये दिखाता है कि औरंगजेब के टाइम में मुगल साम्राज्य अपने पीक पर, अपनी भौगोलिक सीमाओं के शिखर पर पहुंच गया था। उसका मेन फोकस था साउथ इंडिया यानी दक्कन।
वहां की दो बड़ी सल्तनतें बीजापुर और गोलकुंडा मुगलों के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती थी। सालों तक घेरा डालने और लगातार फौजी अभियानों के बाद आखिरकार 1686 में उसने बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत और उसके शासक सिकंदर आदिल शाह को हरा दिया। और इसके ठीक एक साल बाद 1687 में एक और लंबी और मुश्किल घेराबंदी के बाद गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत और उसके शासक अबुल हसन कुतुब शाह ने भी हार मान ली। इन दो बड़ी जीतों के बाद मुगल साम्राज्य उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में लगभग कावेरी नदी तक फैल गया था। ये मुगल साम्राज्य का अब तक का सबसे बड़ा आकार था। लेकिन साम्राज्य का ये विस्तार हर जगह आसानी से नहीं हुआ। उत्तर में सिखों के साथ मुगलों के रिश्ते, जो जहांगीर के समय से ही बिगड़ने लगे थे, वे औरंगजेब के समय में अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। इस रिश्ते में सबसे दर्दनाक मोड़ आया 1675 में, जब नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आजादी के हक में बोलने के लिए दिल्ली लाया गया और इस्लाम कबूल न करने पर चांदनी चौक में सरेआम शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। इसने सिखों के मन में मुगल शासन के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भर दिया और उनके 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता की शहादत का बदला लेने और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ एक बहुत लंबा और ऐतिहासिक संघर्ष शुरू कर दिया, जो औरंगजेब के जिंदा रहने तक चलता रहा। तो देखिए, एक तरफ तो औरंगजेब साम्राज्य को दक्षिण में फैला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसी विशाल साम्राज्य के अलग अलग कोनों में विद्रोह की आग सुलग रही थी, जो कभी बुझी ही नहीं। तो वो कौन सी अंदरूनी चुनौतियां थी जो घर के अंदर से ही उसे ललकार रही थी और उसके शासन को लगातार हिला रही थी? आइए देखते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि औरंगजेब का शासन कितना अशांत था। ऐसा लगता है जैसे उसे एक पल की भी शांति नहीं मिली। वो अपने शासनकाल का ज्यादातर समय किसी न किसी विद्रोह को दबाने में ही लगा रहा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। 1669 में मथुरा के पास गोकुला नाम के एक जमींदार के नेतृत्व में जाट किसानों ने मुगल अफसरों के जुल्म के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर 1671 में बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल ने मुगलों से आजाद होकर अपना एक अलग राज्य बनाने के लिए बगावत का झंडा उठा लिया। 1673 में सतनामी विद्रोह हुआ, जो गरीब किसानों और कारीगरों के एक धार्मिक समुदाय का विद्रोह था। जैसा हमने पहले बात की, 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों का संघर्ष और भी तेज हो गया। 1678 में मारवाड़ यानी जोधपुर में राजा जसवंत सिंह की मौत के बाद औरंगजेब ने जब वहां दखलंदाजी की, तो दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने एक बहुत लंबी और भयंकर लड़ाई छेड़ दी। और शायद सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती आई पश्चिम से, मराठों से। शिवाजी महाराज ने अपनी गुरेला युद्ध नीति से औरंगजेब को परेशान कर रखा था और उनकी मौत के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। दक्कन का ये युद्ध औरंगजेब के लिए एक नासूर बन गया, एक ऐसा जख्म जिसने धीरे धीरे उसके साम्राज्य के पैसे और सेना दोनों को खत्म कर दिया। और इनके अलावा उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले भी लगातार सिर उठाते रहे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ही समय पर औरंगजेब को कितने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। इतने युद्धों, विद्रोहों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच क्या औरंगजेब ने कुछ बनवाया भी? जी हाँ, उसने पत्थरों में भी अपनी एक विरासत छोड़ी है। हालांकि उसके समय में शाहजहां जैसी शानदार इमारतें तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्माण हुए। चलिए अब उसके शासन के आखिरी चैप्टर और उसके दौर में बनी कुछ यादगार इमारतों पर एक नजर डालते हैं। ये जो खूबसूरत इमारत हम देख रहे हैं, ये है बीबी का मकबरा। इसे अक्सर दक्कन का ताज या मजाक में गरीबों का ताजमहल भी कह दिया जाता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1660 के दशक में अपनी मां और औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। हाँ, ये बात सच है कि ये आगरा के ताजमहल जितना बड़ा, भव्य और कीमती पत्थरों से नहीं बना है, जो शायद उस समय की आर्थिक तंगी को भी दिखाता है। लेकिन फिर भी ये मुगल आर्किटेक्चर और एक बेटे के अपनी मां के लिए प्यार का एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर उदाहरण है। तो आखिर इस विशाल लेकिन विवादों से भरे साम्राज्य के शासक का अंत कैसे हुआ? अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में मराठों से लड़ते लड़ते बिताने के बाद 1707 में लगभग 89 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत देवगिरी यानी आज के औरंगाबाद में हुई। उसकी इच्छा थी कि उसे बहुत सादगी से दफनाया जाए, इसीलिए उसे दौलताबाद के पास खुलदाबाद में सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह के आंगन में एक बहुत ही साधारण सी कच्ची कब्र में दफनाया गया।
ये बात उसकी निजी जीवन की सादगी और उसकी गहरी धार्मिक आस्था को दिखाती है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो बीबी का मकबरा के अलावा दिल्ली के लाल किले के अंदर सफेद संगमरमर से बनी सुंदर मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था। और आखिर में हम घूम फिर कर फिर से उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, औरंगजेब की असली विरासत क्या है? देखिए, एक तरफ तो उसने अपनी सैन्य जीतों से मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, एक बहुत बड़े हिस्से पर लगभग आधी सदी तक राज किया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सख्त धार्मिक और राजनीतिक नीतियों ने और कभी न खत्म होने वाली युद्धों ने उसी साम्राज्य की जड़ों को, उसके आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी मौत के कुछ ही दशकों बाद वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। तो क्या वो एक महान साम्राज्य बनाने वाला था या अपने ही साम्राज्य के पतन का कारण बन गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी तलाश रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।